हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका और इजराइल में कोई भी सरकार बदल जाए लेकिन दोस्ती हमेशा बाकी रहती है। जो बाइडन के ओहदा संभालने के बाद कहा जा रहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह से आंखें बंद करके इजराइल को हर मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ये बात कल उस वक्त एक बार फिर सही साबित हुई जब अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने फ्राइडे को वादा किया कि बाइडन हुकूमत इजराइल और अरब मुल्कों के बीच बढ़ते डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को सपोर्ट करती है और इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरगर्म तरीके से काम करेगी। ये बात कल उन्होंने इजराइल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ नॉर्मल ताल्लुकात कायम होने को 1 साल पूरा होने के मौके पर एक वर्चुअल मीटिंग में कही। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका ने इजराइल से एक बार फिर वादा किया है कि वो उसके और अरब मुल्कों के बीच ताल्लुकात को मजबूत करने और उसका दायरा बढ़ाने की कोशिशें जारी रखेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के लेज़र बर्मन और जैकब मचीद की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कल वाइट हाउस के लॉन में इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के बीच अब्राहम समझौते पर दस्तखत होने की पहली सालगिरह के मौके पर एक जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वादा किया कि ये हुकूमत पिछली हुकूमत की कामयाब कोशिशों को जारी रखेगी ताकि नॉर्मलाइजेशन के काम को आगे बढ़ाया जा सके। ब्लिंकन ने समझौतों की सपोर्ट जारी रखने के लिए 3 अहम कामों का जिक्र किया। पहले तो ये कि यूएई और बहरीन के साथ साथ मोरक्को, सूडान और कोसोवो के साथ इजराइल के ताल्लुकात को मजबूत करना, मिस्र और जॉर्डन के साथ इजराइल के मौजूदा ताल्लुकात को और गहरा करना और ज़्यादा मुल्कों को अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए एनकरेज करना शामिल है। सूडान और मोरक्को भी यूएई और बहरीन के ज़रिए समझौते पर दस्तखत किए जाने के कुछ महीनों बाद अब्राहम समझौते में शामिल हो गए थे, जबकि कोसोवो ने सर्बिया और अमरीकी कोशिशों के नतीजे में कराए गए समझौते के तहत इजराइल को मान्यता यानी रिकॉग्निशन देने पर रजामंदी जाहिर की थी। कल अब्राहम एकॉर्ड की सालगिरह के मौके पर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुरअमन डिप्लोमेसी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि ये न सिर्फ इस पूरे इलाके के मुल्कों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के फ़ायदे में है कि इजराइल के साथ किसी भी दूसरे मुल्क की तरह से बर्ताव किया जाए। अहम बात यह है कि एंटनी ब्लिंकन इस समझौते को अब्राहम समझौते के तौर पर जिक्र कर रहे थे, जबकि अब तक जो बाइडन की सरकार के लोग इस नाम से बचते रहे हैं। इस जूम कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन के साथ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड, मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर नासिर बोरिटा, यूएई के साबिक फॉरेन मिनिस्टर अनवर गरगाश और बहरीन के अमेरिका में एम्बेसडर अब्दुल्ला अल खलीफा भी शामिल हुए। फ़िलिस्तीनी मामलों की तरफ मुड़ते हुए एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम सभी को इन रिश्तों को बढ़ाने और नॉर्मलाइजेशन पर काम जारी रखना चाहिए ताकि फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी में ठोस सुधार हो सके। उन्होंने इजरायलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच बातचीत के नतीजे में लंबी मुद्दत के लिए अमन हासिल करने के लिए बात आगे बढ़ाने की अपील की, लेकिन अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने 2 मुल्क बनाने यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन अलग अलग मुल्क बनाने के हल की तरफ फ़ौरन बातचीत की अपील नहीं की। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी और इजरायली बराबर आज़ादी, सिक्योरिटी और मौक़ों और इज़्ज़त के हकदार हैं। ब्लिंकन के ज़रिए होस्ट की गई वर्चुअल मीटिंग का नाम अब्राहम समझौते की पहली सालगिरह नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई जारी रखा गया था। इस मौके पर इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने अंग्रेजी ज़बान में किए गए कमेंट्स में कहा कि ये इजराइल और मिस्र के बीच कैंप डेविड समझौते की 43वीं सालगिरह है, जबकि पहली बार यहूदी मुल्क को एक अरब मुल्क ने
तस्लीम किया था। ये अब्राहम एकॉर्ड्स क्लब नए मेंबर्स के लिए भी खुला है। लेपिड ने कहा कि वो मनामा में इजराइल की एम्बेसी खोलने के लिए इस महीने के आखिर में बहरीन का दौरा करेंगे। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने गाज़ा पट्टी के लिए अपनी नई पहल सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमी पर भी जोर दिया और इलाके के हिस्सेदारों को इस कोशिश में शामिल होने के लिए अपील की, जिसके बारे में उन्होंने पेशीन गोई की है कि इससे फ़िलिस्तीनी इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और इलाके को स्टेबल यानी स्थिर किया जा सकेगा। आपको बता दूं कि इस हफ्ते की शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस में इजरायली मिशन और वाइट हाउस के साबिक सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर के ज़रिए किए गए प्रोग्राम के बरखिलाफ मिस्र और जॉर्डन के नुमाइंदों को अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने दावत नहीं दी थी और ना ही वेस्ट बैंक रामल्ला में मौजूद फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को इसमें बुलाया गया था। आपको याद दिला दूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड ने पिछले साल सितंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले यहूदी वोटरों को अपनी तरफ रिझाने के लिए इजराइल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कराने के लिए व्हाइट हाउस में अब्राहम समझौते पर दस्तखत कराए थे, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग की थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि 5-6 अरब मुल्क जल्द ही इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर सकते हैं। ट्रंप ने यूएई और बहरीन के इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते को हिस्टोरिक यानी तारीखी वाक़या बताते हुए कहा था कि ये अहम मौका है जब सभी मज़हबों के लोगों ने एक साथ आपसी अमन के साथ रहने का फैसला किया है, जिससे पूरे इलाके में अमन और खुशहाली बढ़ेगी। इस मौके पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़-ज़ियानी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में इस समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौते पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए थे। उस मौके पर टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने इस एग्रीमेंट का पूरा मुसव्वदा छापा था, जिसमें ये कहने की कोशिश की गई थी कि पैगंबर हज़रत इब्राहीम की नस्ल के तीनों बड़े नबियों के मानने वाले यानी मुसलमान, यहूदी और ईसाई आपस में एक दूसरे के हुकूक की इज्जत करते हुए अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और आपस में हर तरह का कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। जिस वक्त व्हाइट हाउस में समझौते पर दस्तखत हो रहे थे, बाहर बड़ी तादाद में लोगों ने इस समझौते की मुखालिफत की थी और इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में नारे लगाए थे। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने अमेरिका के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों के हक़ की अनदेखी किए जाने का इल्ज़ाम लगाया था। उस समझौते के ख़िलाफ़ गज़ा पट्टी में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों ने इजरायली बस्तियों पर कई रॉकेट हमले किए थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के ज़रिए इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के ऐलान के बाद ही 14 फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने एक साथ मिलकर मुत्तहिदा तौर पर इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस जारी रखने के फैसले का ऐलान किया था। उस वक्त ईरान ने कहा था कि इलाके में हर तरह की नाअमनी की जिम्मेदारी यूएई, बहरीन और हर उस मुल्क पर आएगी जो इलाके में इजराइल के लिए रास्ता हमवार करेगा। उसने कहा था कि वो मुल्क जो इजराइल के साथ ताल्लुक़ नॉर्मल करने का काम कर रहे हैं, उनको बुरे अंजामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ईरान ने कहा था कि अमरीकी दबाव में किया जाने वाला ये समझौता इलाके की आवाम के फ़ायदे में नहीं है। उस वक्त ईरान के पारस टुडे ने एक आर्टिकल में कुछ सियासी एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा था कि ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो बहरीन और इमारात ही नहीं, ओमान, कतर और सऊदी अरब से इजराइल का बड़े पैमाने पर सहयोग यानी कोऑपरेशन जारी है। आपको ये भी याद दिला दूं कि सऊदी अरब ने मार्च 2018 में अपने हवाई इलाके को इजराइल जाने वाले एयर इंडिया के जहाज़ों के लिए खोल दिया था। उसके बाद तो सऊदी अरब और इजराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात को जाहिर करने वाले बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। इसी साल इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के एमिरेट्स के दौरे के लिए भी सऊदी अरब ने जहाज़ को गुजरने की इजाज़त दी थी। एमिरेट्स के 3 शहरों दुबई, अबू धाबी और शारजा से तेल अवीव जाने वाली मुसाफिर उड़ानें सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते से ही जाती हैं। पिछले साल नवंबर में फ्लाई दुबई कंपनी ने मुसाफिर उड़ानें बाकायदा तौर पर शुरू की थी। इसी साल अप्रैल में बहरीन की गल्फ एयर ने मनामा से तेल अवीव के लिए सस्ती उड़ानें शुरू की थीं।
ये भी सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते से ही गुजरती हैं। इस आर्टिकल में कहा गया था कि अरबों और इजराइल का अलायंस बनाने की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अरब मुल्कों को ईरान से ख़तरा है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर दस्तखत के मौके पर कही थी। इसी नकली ख़तरे के नाम पर अरब मुल्कों को वेस्टर्न मुल्कों ने खूब ठगा है। कुछ एक्सपर्ट्स ने अब ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि अब एक नया बदलाव नज़र आ रहा है कि अरब मुल्कों के सामने ईरान के साथ साथ तुर्की को एक बड़े ख़तरे के तौर पर पेश किया जाने लगा है और ईरानोफोबिया के साथ ही तुर्की का फोबिया भी अरब मुल्कों में फैलाया जाने लगा है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल कुछ और अरब मुल्कों को इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी पाबंदियों को तोड़ते हुए हाल ही में ईरान का तेल लेबनान पहुंचने पर कहा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के लिए मुसीबत से निकलने वाले का रोल निभाकर अमेरिका को परास्त किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि लेबनानी अवाम ने हिजबुल्लाह के इस ऐलान का वेलकम करते हुए जश्न मनाया क्योंकि इस वक्त लेबनान ख़तरनाक ईंधन क्राइसिस से गुजर रहा है। हिजबुल्लाह के इस ऐलान से अमेरिका को काफ़ी गुस्सा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान में ईंधन पहुंचाकर ऐसा काम किया है जिससे लेबनान की सरकार और उसके वेस्टर्न दोस्त मुल्क सब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको आखिर में बता दूं कि अरब मुल्क एक तरफ तो अमेरिका के कहने पर इजराइल के नज़दीक जा रहे हैं। ख़ुद इजराइल और अमेरिका के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताल्लुक़ नॉर्मल करने के समझौतों का ख़ास असर अमेरिका और इजराइल के हथियारों की बिक्री पर पड़ेगा। एक इजराइल के अखबार ने तो पिछले साल ये भी बताया था कि अरब मुल्कों में इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कारिंदे इन हुकूमतों को तख्ता पलट से बचाने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।